हेलो, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने स्टडी चैनल में। जैसा कि हमने अपने मनोविज्ञान के चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं मित्रों, और कल हम अपने 4th चैप्टर मानव विकास का पहला पार्ट पढ़ चुके थे। इसका सेकंड पार्ट मैं कल नहीं डाल पाई थी मित्रों, आज मैं इसका सेकंड पार्ट डाल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपने इसका पहला पार्ट यानी पहला वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने इसका प्रथम पार्ट नहीं देखा मित्रों, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिएगा। देखिए, मानव विकास जो हमारा मेन टॉपिक है, इसका कल हम 11 पेज पढ़ चुके थे 22 पेज में से। ये एनसीईआरटी बुक 11th क्लास का चैप्टर है, और बेसिकली हमारी जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सी-टेट है, यूपी-टेट है, एच-टेट है, ठीक है, या आर-टेट की बात कर लीजिए, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, इन सब में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं मित्रों। नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के जो सिद्धांत हैं, तीन जो उन्होंने 4 अनुक्रिया दी हैं, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये सारी जो होती है मित्रों, इसके अंदर हम बात करेंगे। और अब तक हम अपने 11 पेज में पियाजे के बारे में तो बात कर चुके थे, हम शैशवावस्था के बारे में बात कर चुके थे, बाल्यावस्था के बारे में बात कर चुके थे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हम बाल्यावस्था के कुछ पार्ट पढ़ रहे थे, साथ ही किशोरावस्था और वृद्धावस्था की और प्रौढ़ावस्था की हम बात करेंगे मित्रों। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप पहले जाके पुराना वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है मित्रों। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे मित्रों, हम शुरू करते हैं। देखिए, कल जो हमने छोड़ा था कि किस प्रकार से किशोर बालक जो होते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहते हैं, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उनकी जो विचार होती है वो प्रतिक्रमणीय नहीं होता है, अर्थात हम ये कहते हैं रिवर्सिबल थॉट नहीं होती है, इरिवर्सिबल रहती है। हालांकि वो चीज़ों को देखकर, यानी कि मूर्त यानी प्रतीकात्मक, यानी कि किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, उसके बारे में तर्कना प्रारंभ कर सकते हैं। उनका एक तरीके से सामाजिक विकास, नैतिक विकास जो होता है वह बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। और हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो बाल्यावस्था होती है मित्रों, ये हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था का जो काल होता है हमारा, वो 7 वर्ष, मतलब 2 से लेकर 7 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था में लिया जाता है, और 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का काल, वैसे कई बुकों में आपको 6 से 12 वर्ष तक का काल मिल जाता है। यह जो होता है मित्रों, ये हमारा बाल्यावस्था का काल होता है। तो इस काल में जो बालक होते हैं उनमें नैतिकता का विकास होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कॉलबर्ग की सहायता से समझेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो बाल्यावस्था होती है मित्रों, उसमें बालक जो होते हैं वो प्रतीकात्मक सोच नहीं रख पाते हैं, अर्थात रिवर्सिबल नेचर नहीं होता है उनकी सोच का, इरिवर्सिबल ही रहता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक सामूहिक विकास, स्वलिंग तथा नैतिक विकास। बच्चों के सामाजिक सामूहिक विकास के महत्वपूर्ण आयाम है। बाल्यावस्था से प्रारंभ के वर्षों में, अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था में प्रारंभ के वर्षों में, तो सामाजिकरण के कारण बच्चे में बोध विकसित कर लेता है। ठीक है, उसमें एरिक्सन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आप देखें, बच्चों स्वप्रेरित क्रियाओं के प्रति माता पिता जिस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं वह पहल शक्ति, बोध या अपराध बोध को विकसित करता है। ठीक है, एरिक्सन ने, एक तो हमने कल विश्वास बनाम अविश्वास पढ़ी थी, एक होता है हम बात करें कि बोध या अपराध, ये बाल्यावस्था में रहता है मित्रों। ठीक है, देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में ये होता है कि बालक ने कोई पहल करी, बालक ने कोई कार्य किया, तो वो माता पिता या अपने आस पड़ोसी या जो उसके पास में उनकी प्रतिक्रिया देखेगा। अगर उनकी प्रतिक्रिया उसकी क्रिया के प्रति जो होती है सकारात्मक रहती है, तो उसे उसके प्रति जो होता है अच्छा लगता है, वो उसको एक हम ये कह दें कि एक अनुभूति होती है, एक प्रशंसा की अनुभूति होती है अपने अंदर ही। ठीक है, तथा उसको संतोष प्राप्त होता है। पर यदि अगर उसके माता पिता या जो भी उसके पास हैं वो उसकी प्रतिक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो उसे ग्लानि होने लग जाती है, अपराध बोध की स्थिति होती है। ठीक है मित्रों, यानी कि हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार से बालक जो होते हैं वो इस चीज़ों में देखते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं समाज की या संस्कृति की, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, समाज में धीरे धीरे जो लोग होते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक व्यवहार में अगर हम बात करते हैं तो माता पिता या शुरू से ही जो होते हैं वो परिवार के द्वारा या आस पड़ोस के द्वारा ये बात सिखाई जाती है कि लड़कियों को ये कार्य करने चाहिए, लड़कों को ये कार्य करने चाहिए। जैसे लड़कियाँ जो होती हैं उनको परिधान से संबंधित, घर से संबंधित, ठीक है, खान पान से संबंधित कार्य करवाए जाते हैं। लड़कों को जो है चुस्त फुर्तीले वाले कार्य करवाए जाते हैं। उनको इस तरीके का परिवेश दिया जाता है कि ताकि वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें, और लड़कियों को इस तरीके का परिवेश दिया जाता है कि वो निर्भरता प्राप्त कर सकें। हालांकि ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को देखा जाए तो आज जो होती हैं वो महिलाएं भी रोजगार के लिए बाहर निकलने लगी हैं मित्रों। ठीक है, तो हम इसको पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक या वे से देखा जाए तो ये जो होता है बालकों में ये चीज़ पनपाई जाती है, शुरू से ही उनको बताया जाता है।
देखिए, लिंग व स्त्री पुरुष भूमिका ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वैसे तो अगर कहा जाए तो हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि कौन सा कार्य स्त्री का है, कौन सा कार्य पुरुष का है। अगर आधुनिक परिवेश की बात की जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे ये बांट कर कहा जा सके कि ये कार्य जो होता है वो स्त्रियाँ कर सकती हैं और ये कार्य पुरुष कर सकते हैं या स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं। देखिए, अगर हम पूरे चैप्टर में इस बात को बात करें तो इस पैराग्राफ का सारांश या इस पेज का सारांश ये निकल के आता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेकिंग का कार्य, कुकिंग का कार्य लड़कियों का है, तो ये कहना उचित नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि जॉब करने का कार्य, रोजगार करने का कार्य या घर में रोजगार जुटाने का कार्य पुरुषों का है, तो ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है मित्रों। ठीक है, लेकिन हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बालक होता है, जो जिस तरीके का वो परिवेश पाता है, जिस तरीके का परिवार पाता है, जिस तरीके की संस्कृति में रहता है, जिस तरीके के वो समाज में रहता है, जैसा वो आस पड़ोस पाता है, वैसे उसकी सोच बन जाती है। जन्म से ही बालक को ये नहीं पता होता कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। देखिए, जो हम ये बात करते हैं कि स्त्री और पुरुष, तो अपने सेक्स के आधार पर या अपने यौन के आधार पर स्त्री और पुरुष की शारीरिक संरचनाओं में विभेद पाया जाता है। पर जो जेंडर विभेद होता है वो जो होता है वो समाज प्रदान करता है कि ये कार्य जो होते हैं वो स्त्रियों के हैं, ये कार्य जो हैं वो पुरुषों के हैं। परंतु कहने को ये चीज़ उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं रहा है अब कि अब ये चीज़ जो होती है ये एक लैंगिक अवधारणा बन के रह गई है। कई जगहों पर ये भी माना जाता था कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा में कम सोच पाती हैं। तो एक लैंगिक अवधारणा है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है मित्रों। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये अभी इस बात को ज़्यादा नहीं ध्यान रखा जाता है। आगे देखें, नैतिक विकास की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था में नैतिक विकास भी बालकों में प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। वो चीज़ों को इस बात पे लेना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है। कॉलबर्ग ने इसे समझाने के लिए नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे, जो हम आगे बढ़ेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत में। यहाँ कॉलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी, जिस अवस्थाओं के आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांतों को समझाया जा सकता है और बालक किस प्रकार से अपने अंदर नैतिकता का विकास कर सकता है। और नैतिकता का विकास करने के लिए साथ साथ जो होते हैं उसका परिवेश, उसका वातावरण, उसकी संस्कृति, उसका समाज, आस पड़ोस, उसके जो सकारात्मक मित्र मंडली होती है, ये भी पूर्ण तरीके से उसका सहयोग करती है। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को देखें तो उसका जो व्यवहार होता है वो पूर्ण तरीके से किसी न किसी तरीके से उसके आस पड़ोस या फिर उसके परिवेश या उसके मित्र मंडली पर भी निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं मित्रों किशोरावस्था की। तो सबसे पहले तो किशोरावस्था जो शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो आप ध्यान रखें, एडोल्सियर शब्द से। यही एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि जो एडोलसेंस है, यानी कि जो कुछ किशोरावस्था शब्द है एडोलसेंस, ये किस भाषा से लिया गया है या किस शब्द से लिया गया है। तो वहाँ 3 ऑप्शन थे, एडोल्सियर, एडोलसेंस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कौन सा शब्द है, एडोल्सियर शब्द से लिया गया है लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है परिपक्व रूप से विकसित होना। ठीक है, परिपक्व रूप से विकसित होना। देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक जो होता है वो बाल्यावस्था को पार करके यौवनावस्था में प्रारंभ कर जाता है। ठीक है, इसमें शरीर में कई तरीके के हार्मोन्स का स्रावन होता है, मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो तेजी से होने लग जाती हैं। ठीक है, बालक जो होते हैं उसके सोच विकार की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। और इस काल को दिवा सपन का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालक जो होते हैं वो अधिकतर कल्पनाओं में रहना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बालक जो होता है बहुत ज़्यादा असमंजस्य की स्थिति में रहता है। ठीक है, एक टाइम तो वो अपने आप को माता पिता के ऊपर निर्भर रहने में संतुष्ट पाता है, और कई बार क्या होता है कि वो इस तरीके की भावना उसमें जागृत हो जाती है कि माता पिता अब तक मुझे बच्चा समझते हैं, वो मुझे अब तक बड़ा नहीं समझ रहे हैं। जल्दी से बड़ा होना, अपनी पहचान बनाना, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, भगवान ने मुझे किस लिए जन्म दिया है, मेरी पहचान क्या है, मुझे इस जगत में क्या कार्य करना है, अधिक इस तरीके के कई तरीके के प्रश्न किशोरावस्था में बालकों के मन में पनपने लग जाते हैं। अगर हम स्वयं का ही उदाहरण देखते हैं तो जब हम किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं मित्रों, तब भी हमारे अंदर इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, और ये सबसे बड़ी कठोर इसे अवस्था कहा जाता है। तूफान की अवस्था हम आगे बढ़ेंगे, स्टैनली हॉल ने कहा है। तो देखिए, उन्होंने ऐसे इसीलिए कहा है क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है वो अच्छी चीज़ों को भी सीख सकता है और बुरी चीज़ों को भी सीख सकता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा अपूर्व शक्ति आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर ऊर्जा का, नई ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। इस ऊर्जा को वो सकारात्मक पथ पे भी ले जा सकता है और नकारात्मक पथ पे भी ले जा सकता है। ये जो पूरी तरीके से डिपेंड करता है उसके समाज के ऊपर, उसके आस पड़ोस के ऊपर, ठीक है, उसके परिवार के ऊपर, माता पिता के व्यवहार के ऊपर, ठीक है, तथा उसकी मित्र मंडली के ऊपर। कई बार तो ये होता है कि सम मित्र जो सम समूह होते हैं उनके दबाव में आकर बालक जो होता है कई तरीके के नकारात्मक कार्य करने लग जाता है। यहाँ विवादास्पद, या हम ये कह दें कि गलत रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता है। और ये कहना भी कोई हम ये कहते हैं पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि अगर बालक एक बार में गलत रास्ते को उसने चुन लिया है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर उसी रास्ते पे चलेगा, ये कहना सही नहीं है।
लेकिन ये एक ऐसा काल होता है जहाँ पर बालकों के साथ सहानुभूति रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तथा उनके व्यवहार को समझना चाहिए, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, अन्यथा वो जो होते हैं वो गलत पथ पे जा सकते हैं। ये मैंने आपको पूरी चीज़ का सार बताया है। साथ ही आज इसमें देखें शारीरिक विकास क्या होता है। देखिए किशोरावस्था में क्योंकि बालक बाल्यावस्था से लेकर जो होता है वो एक यौनावस्था के अंदर प्रवेश करता है, जिसमें शरीर के अंदर कई तरीके के हम ये कहते हैं कि यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है। हार्मोन जो होते हैं वो स्रावन शुरू हो जाता है। गौण लैंगिक यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो बालक के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 10 से 12 की उम्र होती है। बॉयज़ के लिए बात करें तो 13 से लेकर 14 की उम्र में आना प्रारंभ हो जाते हैं। फेशियल हेयर का आना डेवलप होना शुरू हो जाता है। आवाज़ का भारीपन हो जाना, ठीक है, लड़कियों में आवाज़ का पतलेपन का हो जाना, मासिक धर्म का शुरू हो जाना, यानी हम ये कह दें कि मैन आर्क शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान उनके अंदर कई तरीके की आनुवांशिक परिवर्तन भी होते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो इन चीज़ों को नियंत्रित करना जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, इनमें सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसके आधार पर बताई थी। एक मिनट, पेज जो है हमारे थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, हम देख लेते हैं हम कहाँ थे। एक मिनट में, तो हाँ जी, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे नैतिक विकास की बात मैं कर चुकी थी, किशोरावस्था की चुनौतियों में हम बात कर रहे थे और शारीरिक विकास में आपको बता रही थी, ठीक है मित्रों। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से किशोर जो होते हैं वो अपने विपरीत लिंगी के प्रति जो होते हैं इसमें आकर्षण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, तथा ये किशोरावस्था की जो काल होता है उसे बसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है, उसे स्वर्णिम काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बालकों में उस समय आना प्रारंभ होती हैं। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकासात्मक परिवर्तन यानी कॉग्निटिव परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए मित्रों, शारीरिक परिवर्तन मैंने आपको बताएं, ठीक है, संवेगात्मक परिवर्तन मैंने आपको बताया, कॉग्निटिव परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए जैसे जैसे बालक जो होता है किशोरावस्था की तरफ जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक विचार प्रक्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है, तार्किक विचार प्रक्रिया बढ़ जाती हैं। वो जो होता है पहले जब हमने बात करी थी बाल्यावस्था में वो रिवर्सिबल सोच नहीं रखता था, यानी कि हम ये कह दें कि वापस एक पीछे की तरफ नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ वो रिवर्सिबल सोच रख सकता है, वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, काल्पनिक चिंतन कर सकता है, ठीक है मित्रों। 15 वर्ष की उम्र से 11 से 15 वर्ष की उम्र में बालकों में शुरू हो जाता है। वो आदर्शवादी भी हो सकते हैं। किशोर स्वयं को दूसरों के आदर्श की विशेषताओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ हम इस बात को कह सकते हैं कि जैसे पियाजे ने इस बात के लिए कहा था कि कुछ चीज़ें वैसे क्यों हो रही हैं बारे में सोचते हैं, क्रमबद्ध तरीके से समाधान को ढूंढते हैं। पियाजे ने इस प्रकार के तर्कपूर्ण चिंतन को परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना कहा है। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना किस काल में प्रारंभ होती है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना किस काल में प्रारंभ होती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, यह अमूर्त चिंतन या औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था थी पियाजे की, ठीक है, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था में यानी किशोरावस्था में होती है मित्रों, वहाँ शुरू हो जाती है। तर्कपूर्ण विचार नैतिक तर्कना के विकास को प्रभावित करना, ठीक है, तथा एक आदर्श को मानना, एक हीरो को लेकर चलना, ये सारी जो चीज़ होती हैं ये बालकों में पाई जाती हैं, ठीक है मित्रों। लेकिन इस काल में बालक जो होते हैं वो कई तरीके से हम ये बात कर सकते हैं कि बुरी आदतों में भी पड़ सकते हैं, ठीक है। बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट का पीना, शराब का पीना, मादक पदार्थों को ग्रहण करना, ये सब बुरी आदतें होती हैं, ठीक है। इन आदतों को छुड़वाने के लिए बालकों के साथ सहानुभूति व्यवहार रखना चाहिए, सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए, अतः माता पिता को बालकों के साथ एक मित्र का व्यवहार रखना चाहिए ताकि वो अपनी सभी बातों को माता पिता के साथ शेयर कर सकें। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किशोर एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद विकसित करते हैं। डेविड एल्काइंड के अनुसार काल्पनिक शूरता एवं व्यक्तिगत दंतकथा किशोरों में अहम केंद्रवाद के 2 घटक होते हैं, यानी कि बालक जो होते हैं वो खुद की कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को एक काल में पाते हैं, जैसे कि वो ये सोचते हैं कि सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ है, जैसा वो अपने शरीर के बारे में सोचते हैं वैसा ही दूसरे लोग उनके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल या उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लड़की है जो किशोरावस्था में है और उसके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, जो कि उसका चेहरा अच्छा नहीं दिखाई देता। तो वो लड़की सोचेगी कि सभी लोग, जब वो बाहर जाएगी तो वो सोचेगी उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे कि उसका चेहरा कितना बदसूरत हो गया, वो कैसी दिखाई दे रही है, जबकि दूसरों को इससे लेना देना कुछ है ही नहीं। किशोर जो भी पहनते हैं वो ये सोच के पहनते हैं कि सभी का ध्यान उनके ऊपर रहेगा, या वो दूसरों के ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो आत्म सचेत बना देता है, आत्म सचेतना आ जाती है। व्यक्तिगत दंतकथा किशोरों की
अहम केंद्रवाद का एक भाग हो जाता है मित्रों, ठीक है, जिससे स्वयं के अद्वितीय होने का भाव निहित होता है। किशोरों में अद्वितीयता का बोध यह सोचने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, अद्वितीयता का बोध उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको या उसकी अनुभूतियों को नहीं समझता है। कई बार आपने किशोरों को ये कहते हुए भी सुना होगा अपने माता पिता को कि आप हमें नहीं समझ सकते हैं, या अगर उनके साथ कोई मित्र विश्वासघात कर देता है तो उनके लिए एक ऐसी बात हो जाती है जैसे उनकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो गया हो या कोई तूफान आ गया हो। वो इन चीज़ों को सकारात्मक तरीके से, या हम ये कह दें कि प्रयोगात्मक तरीके से नहीं ले पाते हैं। इन सभी चीज़ों को एक संवेगात्मक तरीके से लेते हैं, भावनात्मक तरीके से लेते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुँचती है। और कई बार किशोर इस कारण से गलत रास्तों को भी चुन लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस काल में माता पिता उनके साथ सामंजस्य बना के रखें। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं एक पहचान का निर्माण करना। तो पहचान बनाम, ठीक है, ये एरिक्सन की थी। जैसे हमने विश्वास बनाम अविश्वास पढ़ा था, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था बाल्यावस्था में होता है बोध अपराध अवस्था होती है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ होती है पहचान बनाम अवस्था, ठीक है, यानी कि इस अवस्था में बालक जो होता है उसे खुद की पहचान चाहिए होती है, ठीक है, उसे कुछ बनना होता है, वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, ध्यान लेना चाहता है, आत्मबोध की भावना उसके अंदर चाह आने लग जाती है, ठीक है। अब देखें किशोर जो होते हैं वह पहचान भ्रम में रहते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो अपनी स्वतंत्रता से कुछ चीज़ों को चुनते हैं, किसी विषय को चुनते हैं, या कई बार जो होते हैं माता पिता के द्वारा उनके लिए विषयों के लिए निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अपने को बच्चे की तरह समझ जाना, और कई बार शिकायत करते हैं कि आप हमें अब तक बच्चा समझ रहे हो, या माता पिता के ऊपर निर्भर रहना। तो ये एक पहचान बनाकर संकट उनके सामने उभर कर आ जाता है मित्रों, ठीक है। एक मिनट, हमारे पेज वापस नीचे हो गए। हाँ जी, तो यहाँ देखें हम यहीं पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने बात करी थी कुछ इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि दंत कथाओं की बात आ जाती है। अब मादक पदार्थ हो जाते हैं, कुछ प्रमुख चिंताएं हो जाती हैं, जैसे वयस्क के रूप में किशोरों के दिनों के बारे में मनन करते हैं तो हमें ध्यान होता है कि हम कई तरीके की चिंताओं में रहते थे, कई तरीके के अवसाद हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, ठीक है, या खुद के करियर के बारे में, या खुद के भविष्य के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में लेकर वो बहुत ज़्यादा जल्दी चिंतित हो जाते हैं, और उनके संवेग इस तरीके से प्रभावित होते हैं कि आत्मसंदेह, दुश्चिंता, ठीक है, या स्वयं के प्रति चिंता, ठीक है, गिलानी, इस तरीके के भाव जो होते हैं उनमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तेजना, हर्ष, क्रोध, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो किशोरों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए, इनको नियंत्रित करने का एक ही तरीका होता है, एक सबसे अच्छा तरीका है कि किशोरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए, उन्हें समझा जाए, ठीक है, उनके व्यवहार को समझा जाए और उन्हें अपने आप को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मित्रों कि किस तरीके से प्रौढ़ावस्था होती है या क्या चीज़ है। तो देखिए, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, इन दोनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे। वैसे मुख्यतः अगर प्रौढ़ावस्था की बात कही जाए तो ये कहा जाता है कि 20 वर्ष के बाद मानव जो होता है वो प्रौढ़ावस्था के चरण में चरण रख लेता है। प्रौढ़ावस्था से हमारा मतलब होता है वयस्क, यानी कि परिपक्वता का पूर्ण आ जाना, व्यक्ति का समाज से जुड़ जाना, विवाह कर लेना, ठीक है, इस और हम ये कह दें कि एक नौकरी करना, ठीक है, तथा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर लेना। कई बालक ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के साथ भी नौकरी करते हैं, तो उस चीज़ में हम प्रौढ़ावस्था नहीं ले सकते। पर हाँ, प्रौढ़ावस्था एक वो काल माना जाता है जब परिपक्वता पूर्ण हो जाती है, जब संवेग पूरी तरीके से अंत हो जाते हैं। अब वैसे देखा जाए तो कई मनोवैज्ञानिकों के इसमें जो होते हैं मतभेद बने हुए हैं कि प्रौढ़ावस्था कब से प्रारंभ होती है, पर हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है 20 वर्ष के बाद से, ठीक है मित्रों। तो प्रौढ़ावस्था वो काल होता है जिसमें बालक जो होता है वो समायोजन करना शुरू कर देता है, समाज के साथ समायोजित हो जाता है, वो एक वयस्क बन जाता है, परिपक्वता उसमें आ जाती है, ठीक है, तथा वो अपने जीवन का निर्वाह करता है, नौकरी का पेशा करता है, अपने परिवार का निर्वाह करता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है मित्रों। और कई तरीके के शारीरिक परिवर्तन भी होना उसमें शुरू हो जाते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि उसकी जो शरीर की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, साथ ही उसकी जो मानसिक संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये भी माना जाता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है। वैसे कई अर्थों में नहीं भी मान सकते हैं, पर देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि बालों का सफ़ेद होना, ठीक है, चेहरे पर झुर्रियों का आना, साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी एक किशोर को कोई मोबाइल नंबर बोलते हैं तो वो जल्दी उसे याद कर लेता है, पर अगर एक वयस्क के सामने बोला जाता है तो उसे याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं। देखो मित्रों, वृद्धावस्था वो अवस्था होती है, वैसे तो हम इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ इसी तरीके से बोला जा सकता है कि जब हम
रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर सेवानिवृत्ति का अर्थ लिया जाए तो नौकरी से लिया जा सकता है। अब अगर कोई नौकरी नहीं करता है तो उसके कार्य से सेवानिवृत्ति हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक गृहिणी है जो घर के कार्य करती है, जब उसकी बहू आ जाती है तो वो घर के कार्यों से खुद को निवृत्ति ले लेती है। कहने का मतलब उसको सेवानिवृत्ति मिल जाती है, वो अब वृद्ध हो चुकी है, उसके शारीरिक अंगों में अब उतनी स्फूर्ति नहीं रही है, अब शिथिलता आ गई है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कई तरीके की सांस्कृतिक अवधारणाएं भी इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, कई संस्कृतियों के आधार पर, जैसे भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पर वृद्ध जो होते हैं वो अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं, या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बच्चों का होना उनके लिए, वृद्ध का ये माना जाता है कि ये हमारे मतलब बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। ठीक है, ये आपने सुना होगा मित्रों। तो इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है कि वृद्धावस्था वह अवस्था होती है जिसमें शरीर के अंगों का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। अनुभव हालांकि काफ़ी होते हैं, पर इसमें थोड़ा सा कॉग्निटिव जो बुद्धि होती है उसका भी थोड़ा थोड़ा ह्रास होता चला जाता है। ठीक है, और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर होता चला जाता है। अब देखें, अगर हम बात करते हैं तो मृत्यु की, तो देखिए इसमें एक शॉर्ट में लास्ट पैराग्राफ में बताया गया था कि पुरुषों की मृत्यु जो होती है वे स्त्रियों की अपेक्षा जल्दी हो जाती हैं, और हमारे देश में जो होती हैं वो विधवाएं ज़्यादा पाई जाती हैं विदुर के अपेक्षा में। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि शादी जो होती है हमारे यहाँ पर उसमें पुरुषों की आयु ज़्यादा होती है और स्त्रियों की आयु कम होती है। ठीक है, अब कहने का मतलब अगर हम दो चीज़ इसमें और देख सकते हैं मित्रों कि जो मृत्यु होती है उसके बारे में क्या माना जाता है। तो देखिए मृत्यु के बारे में हम दो संस्कृतियों की बात यहाँ की गई है, मैं नहीं करती, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है पर यहाँ दिया हुआ है तो हम बात कर लेते हैं। देखिए गौंड संस्कृति की बात की गई है और एक मेडागास्कर संस्कृति की बात की गई है। ठीक है, तो गौंड संस्कृति जो होती है उसका मृत्यु होना जादू टोना या फिर दैत्यों के द्वारा माना जाता है, जबकि मेडागास्कर की टनाल संस्कृति में मृत्यु का कारण प्राकृतिक शक्तियों को माना जाता है। तो मानव विकास का हमने पूरा यहाँ पर अध्ययन किया कि किस प्रकार से मानव विकास होता है। शैशवावस्था क्या है, भ्रूणावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है, वृद्धावस्था क्या है, और पियाजे के सिद्धांत क्या हैं, उनकी जो संक्रिया हमने पढ़ी कि संवेदी संक्रिया क्या है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक क्या है, मूर्त संक्रियात्मक क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक क्या है, कितने काल से कितने काल तक बच्चे में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जब कल मैंने आपको बताई थी। पेशीय जो गति होती है वो किस तरीके तक होती है, कैसे ह्रास होता है आगे जाके। ठीक है मित्रों, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। विकास जो होता है वो शीशो पदमुखी होता है। ठीक है, या प्रेक्सोडोमल जो मैंने आपको बताया था, यानी केंद्र से बाहर की ओर, जैसे उंगलियों वाला उदाहरण मैंने आपके सामने लिया था मित्रों, है ना। इसी तरीके से कॉलबर्ग की जो विकास के सिद्धांत है, वैसे तो नैतिक विकास के सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। यौवना आरंभ कब होता है, या किशोर की अवस्था क्या होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है मित्रों। आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और आप NCERT की बुक में से चैप्टर खुद भी एक बार पढ़िएगा, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने दी हैं वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं सुना है तो इसका पार्ट 1 देखने के बाद ही आप पार्ट 2 देखना, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। ठीक है मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।